नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। आतंकी फंडिंग और दूसरे अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI पर अब 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। NIA के नेतृत्व में बीते कुछ दिनों पहले ही PFI पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी और छापेमारी में इस PFI के ठिकानों से आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए, जिसके बाद इस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। वैसे तो हम सभी NIA के बारे में जानते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो अपने कई ताबड़तोड़ ऑपरेशन के लिए जानी जाती है, लेकिन NIA द्वारा किया गया ये ऑपरेशन अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NIA का गठन देश में बढ़ते आतंकवाद को खत्म करने और देश विरोधी ताकतों पर लगाम लगाने के लिए किया गया था। दरअसल साल 2008 में मुंबई पर हुआ आतंकवादी हमले के बाद ऐसे जांच एजेंसी की सख्त जरूरत महसूस हुई जो केंद्र सरकार के अधीन रहकर आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रख सके और ऐसी घटनाओं की जांच करने के साथ उनको समय रहते विफल कर सके। साथ ही NIA का काम आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने पर लगाम लगाने और आतंकी हमलों की घटनाओं और उनसे जुड़े लोगों की जांच करना है। वहीं दूसरी तरफ PFI समाज में खराब माहौल फैलाने की वजह से अक्सर चर्चा में रहता हुआ आया है, जिसमें PFI पर कई तरह के साजिश रचने के आरोप शामिल हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश हो, टेरर अटैक हो या फिर हिंदू मुस्लिम जैसे दंगों को भड़काने की बात हो। PFI संगठन का नाम हमेशा से सुर्खियों में रहा है। ईडी ने पहले भी PFI को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा किया था, जिसमें अधिकारियों ने दावा किया था कि इस साल जुलाई में बिहार की राजधानी पटना में PFI ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने की खतरनाक योजना बनाई थी। इसके लिए PFI संगठन ने पटना में ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था और कई सदस्यों को ट्रेनिंग देने का काम उस कैंप में किया जा रहा था। इतना ही नहीं, PM मोदी की हर गतिविधियों पर PFI संगठन नजर बनाई हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ PM मोदी पर ही नहीं बल्कि PFI बाकी के हमलों के लिए भी टेरर मॉड्यूल तैयार कर रहा था, लेकिन PFI पर नकेल कसने के लिए सरकार अब पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली समेत 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अलग अलग ठिकानों में छापेमारी की गई है और NIA की इस छापेमारी के दौरान 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इन गिरफ्तारियों में PFI का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमा सलाम भी शामिल है। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि हाल ही में NIA और तमाम राज्यों की एजेंसियों ने PFI के कई ठिकानों पर छापेमारी करते हुए 250 से अधिक सदस्यों को अपनी हिरासत में ले लिया था। चलिए अब थोड़ा विस्तार से PFI के बारे में जान लेते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों को मिलाकर बनाया गया था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिथा नीति पसराई शामिल थे। PFI का ऐसा दावा रहा है कि देश के 23 राज्यों में ये संगठन सक्रिय है। वहीं देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी सिमी पर बैन लगाने के बाद PFI का विस्तार तेजी से हुआ था, जिसमें कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जा रही थी। इसके अलावा इसकी कई अन्य शाखाएं भी हैं। वहीं गठन के बाद से ही PFI पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहते हैं। पिछले साल फरवरी में भी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने PFI और इसकी स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI के 5 सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर की थी। वहीं ईडी की जांच में पता चला था कि PFI का राष्ट्रीय महासचिव के रूफ गल्फ देशों में बिजनेस डील की आड़ में PFI के लिए फंड इकट्ठा करता है। ये पैसे अलग अलग जरिए से PFI और CFI के जुड़े लोगों तक पहुँचाए भी जाते हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक लगभग 1.36 करोड़ रुपए की रकम आपराधिक तरीकों से प्राप्त की गई है, जिसका एक हिस्सा भारत में PFI और CFI की अवैध गतिविधियों के संचालन में खर्च किया गया है। CAA के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन, दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में इस पैसे के इस्तेमाल की बात सामने आई थी। PFI द्वारा साल 2013 के बाद पैसे ट्रांसफर और कैश डिपॉजिट करने की गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी आई थी। जांच एजेंसी का कहना है कि भारत में PFI तक हवाले के जरिए पैसा आता था। इसके अलावा ईडी ने PFI को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसमें अधिकारियों ने दावा किया है कि इस साल जुलाई में बिहार की राजधानी पटना में PFI ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने की खतरनाक योजना बनाई हुई थी। इसके लिए संगठन ने पटना में ट्रेनिंग कैंप भी लगाया हुआ था और वहीं कई सदस्यों को इस चीज की ट्रेनिंग देने का काम भी किया गया था। इतना ही नहीं बल्कि वित्तीय व्यवस्था के लिए भी कई विदेशी ताकतों के संपर्क में ये रहे थे। साथ ही पीएम मोदी की हर गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही थी। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केवल पीएम मोदी पर ही हमले नहीं बल्कि पीएफआई अन्य हमलों के लिए भी टेरर मॉड्यूल तैयार कर रहा था। पीएफआई खुद को सामाजिक संगठन भी कहता हुआ आया है, तो वहीं इस संगठन ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। यहां तक कि इस संगठन के सदस्यों का रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता है और ना ही कुछ पता चल पाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अगर किसी भी अपराध में इस संगठन का नाम सामने आता है तो भी कानूनी एजेंसियों के लिए इस संगठन पर नकेल कसना बेहद ही मुश्किल होता है। वहीं 21 जून 2009 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि SDPI के नाम से एक राजनीतिक संगठन बनाया गया था। इसी संगठन को पीएफआई से भी जुड़ा बताया गया है। कहा गया है कि SDPI के लिए जमीन पर जो कार्यकर्ता काम करते थे वो पीएफआई से जुड़े लोग ही हुआ करते थे। 13 अप्रैल 2010 को ही चुनाव आयोग ने इसे रजिस्टर्ड पार्टी का दर्जा दिया था। जैसे कि हमने आपको बताया, देश में सिमी पर बैन लगने के बाद से ही पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ है। इस वजह से अक्सर पीएफआई को सिमी का ही बदला हुआ रूप कहा जाता है, क्योंकि 1977 से देश में सक्रिय सिमी पर 2006 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहीं सिमी पर प्रतिबंध लगने के चंद महीनों के बाद ही पीएफआई अपने अस्तित्व में आया। कहा जाता है कि इस संगठन की कार्यप्रणाली भी सिमी जैसी ही है। साल 2012 से ही अलग अलग मौकों पर इस संगठन पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। कई बार तो इसे भी बैन करने की भी मांग हो चुकी है। ऐसे में अब पीएफआई के खिलाफ हुआ 5 साल का प्रतिबंध की हर जगह चर्चा हो रही है। बता दें कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम और अधिनियम के तहत लगाया गया ये प्रतिबंध अगले 5 साल तक लागू रहेगा। इसके साथ ही पीएफआई अब उन 42 संगठनों की सूची में शामिल हो गया है जिन्हें UAPA की धारा 35 के तहत प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में पीएफआई के साथ साथ इसके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, यूनियन फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि पीएफआई के स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और इस्लामिक स्टेट से इनके संबंध पाए गए हैं। बता दें कि बीते दिन जारी हुए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पीएफआई और इससे जुड़े संगठन गैर कानूनी गतिविधियों से मिले हुए हैं जो देश की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। ऐसे में इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि अभी कई और नेता और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होना बाकी है। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से आतंकी गतिविधि को रोकने के लिए लिया गया ये बड़ा कदम किस तरह आतंकियों के ऊपर लगाम कसता है, ये अब देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।